हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है वाष्प दाब। वाष्प दाब को इंग्लिश में हम लोग वेपर प्रेशर के नाम से जानते हैं। देखिए, वाष्प दाब का परिभाषा कहता है एक निश्चित तापमान पर साम्य अवस्था में। याद रखिएगा, जो वाष्प दाब होगा वह साम्य अवस्था में होगा। द्रव के सतह पर वाष्प द्वारा आरोपित किया गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। यानी परिभाषा ही कहता है कि साम्य अवस्था में द्रव के सतह पर वाष्प के द्वारा जो दाब आरोपित किया जाएगा वह उस द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा। अब देखिए, जो वाष्प दाब हम लोग पढ़ते हैं, वाष्प दाब पढ़ने के लिए जो बर्तन लेते हैं वह कैसा बर्तन लेते हैं? बंद बर्तन लेते हैं। क्यों? अगर ओपन बर्तन हुआ तो जितना द्रव के जो अणु वाष्प बनेंगे वह कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। यानी फिर से द्रव के सतह पर यानी दाब आरोपित नहीं करेंगे। और यह जो वाष्प दाब पढ़ते हैं किस प्रकार के द्रव के लिए पढ़ते हैं? तो यह मुख्यतः जो पढ़ते हैं वह वाष्पशील द्रव के लिए पढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी वाष्पशील द्रव को एक बंद बर्तन में रख दीजिएगा तो जो द्रव के अणु होंगे वह वाष्प बनकर धीरे धीरे क्या होंगे? ऊपर उठेंगे। और जब यह वाष्प बनकर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे तो यह जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आप लोग समझते हैं, यानी जो द्रव के अणु होते हैं वह किस में परिवर्तित होते हैं? गैस में यानी वाष्प में परिवर्तित होते हैं। तो वह प्रक्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। अब देखिए क्या होगा, जो द्रव के अणु वाष्प के रूप में धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं वह क्या करेंगे? बर्तन के ऊपरी सतह पर फिर द्रव के रूप में संघनित हो जाएंगे यानी जमने लगेंगे। तो फिर जो गैस के अणु है वह पुनः द्रव में परिवर्तित होगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। और देखिए, जो रिएक्शन क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में होता है, उसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही किस में होते हैं? साम्य अवस्था पर होते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए तो अगर आप किसी बंद बोतल में पानी रखे होइएगा तो देखिएगा पानी के कुछ बूंद क्या होते हैं, ऊपरी भाग में जो सतह होते हैं उस पर क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं। क्यों संघनित होते हैं? तो द्रव के जो अणु होते हैं वह वाष्प बनकर ऊपर जाते हैं और बर्तन बंद होने के कारण वह वाष्प के अणु बर्तन के दीवार के सतह पर क्या हो जाते हैं? संघनित हो जाते हैं। और यह जो क्या होता है, द्रव गैस में परिवर्तित होता है वाष्पीकरण, और पुनः गैस किस में परिवर्तित होता है? द्रव में। यह कहलाता है संघनन। अब देखिए, अगर हम बात करेंगे तो इस अवस्था के दौरान क्या होता है, जो वाष्प के कुछ अणु होते हैं जो क्या करते हैं, बर्तन के सतह पर संघनित नहीं होते हैं, वह पुनः क्या करते हैं? वह पुनः नीचे की ओर आते हैं और द्रव के सतह पर दाब आरोपित करते हैं। इसी दाब को हम किसके नाम से जानते हैं? वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। वाष्प दाब का परिभाषा याद रखिएगा, निश्चित तापमान पर साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था का आप लोग और समझ गए, द्रव गैस में परिवर्तित होता है यानी वाष्पीकरण होता है, और फिर वह गैस धीरे धीरे द्रव में परिवर्तित होता है यानी संघनन होता है। यानी इसमें दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है, द्रव गैस में और फिर गैस द्रव में, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसी को किसके नाम से जानते हैं? साम्यावस्था के नाम से जानते हैं। साम्यावस्था का अर्थ है कि वाष्पीकरण का दर और संघनन का दर एक समय में क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। उसी समय बचे हुए वाष्प के अणुओं के द्वारा द्रव के सतह पर जो दाब आरोपित किया जाएगा वही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा। अब देखिए, वाष्प दाब आप लोग समझ गए है क्या? बड़ा सिंपल सा परिभाषा है कि निश्चित तापमान पर साम्य अवस्था में द्रव के सतह पर वाष्प के द्वारा आरोपित किया गया दाब ही उस द्रव का वाष्प दाब कहलाएगा।
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। यानी वाष्प दाब को कौन कौन कारक प्रभावित कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारक का नाम लिखा गया है द्रव की प्रकृति। देखिए, जो द्रव की प्रकृति होती है उस पर वाष्प दाब का मान निर्भर करता है। अगर द्रव अधिक वाष्पशील होगा तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा अणुवाष्प बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अणुवाष्प बनेंगे तो उनके वाष्प दाब का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि हम बात करें अगर द्रव वाष्पशील हुआ तो द्रव वाष्पशील होने के कारण जो उनके वाष्प दाब का मान है वह वाष्प दाब का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी अगर हम देखें तो अधिक वाष्पशील होने पर जो द्रव का वाष्प दाब होगा वह भी क्या होगा, अधिक होगा। अगर द्रव कम वाष्पशील प्रकृति के हैं तो उनके क्या होंगे, कम से कम अणुवाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे, और जब कम अणुवाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे तो वाष्प दाब का मान भी कम होगा। अब देखिए, इस बात को कैसे पहचानेंगे कौन ज़्यादा वाष्पशील है और कौन कम वाष्पशील है। तो अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, अगर अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल अगर कमज़ोर हुआ, तो अगर अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल कमज़ोर होंगे तो उनके अणु अधिक से अधिक वाष्प बनेंगे, और अगर अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल मजबूत हुआ तो वह कम वाष्पशील होंगे। जैसे अगर हम बात करें, अगर वाटर ले ले H2O, एल्कोहल ले ले C2H5OH, तो आप जानते हैं कि जो जल होते हैं, जल के अणुओं के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वह एल्कोहल से ज़्यादा होता है। तो इसके अणु के बीच में लगने वाले आकर्षण बल एल्कोहल से ज़्यादा है, तो यह क्या होंगे, यह कम वाष्पशील होंगे और यह अधिक वाष्पशील होंगे। यानी इसमें आकर्षण बल ज़्यादा है तो इसमें जो वाष्पशील की प्रकृति है वह क्या होगी, कम होगी, और वाष्पशील की प्रकृति कम होगी तो जो इनके वाष्प दाब का मान होगा वह एल्कोहल से कम होगा। दूसरा प्रभावित करने वाला कारक का नाम है तापमान। देखिए, अगर आप बर्तन में कोई द्रव रखे हैं और उस बर्तन को आप नीचे से हीट कीजिएगा, यानी नीचे से गर्म कीजिएगा, तो नीचे से गर्म करने पर क्या होंगे, यानी अधिक से अधिक द्रव के अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे, और जब अधिक से अधिक अणु वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे तो वाष्प दाब का मान भी ज़्यादा होगा। तीसरा बात करते हैं द्रव का क्वथनांक। द्रव का क्वथनांक, क्वथनांक आप जानते हैं क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई भी गैस द्रव से, क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई भी द्रव गैस के रूप में परिवर्तित होने लगता है। तो यदि क्वथनांक का मान कम होगा तो क्या होंगे, जल्द से जल्द वे द्रव वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे, और वाष्प के रूप में अधिक परिवर्तित होंगे तो उनके वाष्प दाब का मान भी अधिक होगा। यदि द्रव के क्वथनांक का मान अधिक हुआ तो द्रव के क्वथनांक के मान अधिक होने के कारण जो द्रव होंगे वह कम से कम वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे, और जब वाष्प के रूप में कम परिवर्तित होंगे तो उसका वाष्प दाब का मान भी कम होगा। जैसे वाटर का आप लोग जानते हैं, वाटर का क्वथनांक यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखेंगे यहाँ जल के क्वथनांक का मान ज़्यादा है तो इनके अणु कम से कम वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे और इनका वाष्प दाब कम होगा। एल्कोहल की बात करेंगे तो इनके क्वथनांक का मान जल के तुलना में कम है, तो इनके अणु अधिक से अधिक वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे। जब वाष्प के रूप में परिवर्तित होंगे तो अगर देखा जाए तो इनका जो वाष्प दाब होगा अधिक होगा। तो यह था वाष्प दाब।